अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपने एन और आर दोनों फाइंड आउट करने हैं। इस बार आपके पास डबल रेशियोज गिवन है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम इसको स्प्लिट कर लेते होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे। एक दफ़ा पहले दो का पेयर एंड देन सेकेंड और थर्ड का पेयर। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे और हम उन दोनों को सॉल्व करके एन और आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। अब इन दोनों को ओपन करते हैं बेटे। रेशो की जगह हमने किसका साइन लगाना होता है, डिवाइड का। जब तक मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ बेटे, अब ये पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये किस्म का समझे उसके दो पार्ट्स एक साथ आ गया। ठीक है, उसमें आप सेम रेशो वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो इस बार आपने उनको इकट्ठा करना है। चलो, नाउ ये आपके पास बनेगा एन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर डिवाइडेड बाय एन आर प्लस वन एन माइनस आर माइनस वन। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखें कि आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई आर एन माइनस आर डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। 16 और 14 की कटिंग हमारे पास होती है, सो 3/7 टू के टेबल में मैंने कटिंग कर दी। इस साइड को भी ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। बच्चे आप चाहो तो पहले वो वाली साइड प्रॉपर सॉल्व करके फिर इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं प्रेफर कर रही हूँ कि दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, इसकी भी कटिंग हो जाएगी 7 के टेबल पे। चलें, सबसे पहले तो एन फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चीजें ओपन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें आर माइनस वन है और ऊपर आर है, तो इसका मतलब है आर को ओपन करना चाहिए। और एन माइनस आर प्लस वन नीचे है, तो नीचे वाली टर्म को ओपन करेंगे। एन माइनस आर प्लस वन और फिर एन माइनस आर, दिस ऑल इज इक्वल टू 3/7। दिस और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई क्रॉस करते 7 आर जो है वो 3 टाइम्स एन माइनस आर प्लस वन के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 7r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस वन। ये माइनस 3r है, वहां जाके प्लस हो गया, तो इट विल बी 10r इज इक्वल टू 3n प्लस 3। चल, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना ली मैंने। सेम अभी साइड को सॉल्व करते हैं। ऊपर r प्लस वन है, उसको ओपन कर देंगे। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गया, ये रहा। सो r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस वन रहेगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म को ओपन करना है। n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 2/3। सो कैंसिल आउट जो हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता। ओके चले, सो आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा और n माइनस आर माइनस वन। सो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा आर प्लस वन और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा n माइनस आर। आपस में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ आके ये 5r हो जाएगा, -2n इज इक्वल टू -3। ठीक है, मैंने वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे रखे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे जरा ध्यान करें, r के साथ जो कोफिशिएंट है वो 10 है और 5 है, तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 10 बन जाएगा ना, और फिर मैं इजीली इसको कैंसिल आउट कर लूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगी, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, यस मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, उससे ये होगा कि मेरे कोफिशिएंट दोनों 10 हो जाएंगे और r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 और 10 है ना, सो लेट्स राइट इट। 10r माइनस 3n इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। सो 10r 2 2s are 4 माइनस 3 इंटू 2 6। अब कोफिशिएंट हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और उसमें दोनों के साइन, सबके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो दिस विल बी n इज इक्वल्स टू 6 7 8 9। तो आपके पास जो बेटा रिजल्ट आया वो है 9, n इज इक्वल्स टू 9। अब n की वैल्यू तो आ गई, अब आप इसे किसी में भी पुट कर सकते हो। सो मैं इसको बेसिकली 1 में पुट करती हूँ।
1 में जब मैंने इसे पुट किया तो 10r इज इक्वल टू दिस टर्म, ये माइनस हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हमने देखा तो r की वैल्यू आपके पास 30/10, r is equals to 3। ठीक है, so this was your required solution for the part number 1। होप सो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हुआ होगा। इसमें सिर्फ ये था कि आपने n और r दोनों कलेक्टिवली फाइंड आउट करने हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने सेपरेटली फाइंड आउट करने थे। पार्ट नंबर 2, ठीक है, सेम वैसा ही है, आपके पास रेशियोज आ रही हैं, एक से ज़्यादा रेशियोज हैं, तो अब हम इनको स्प्लिट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो को हम लोग करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू 3/4 और NCR r+1 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है। सबसे पहले मैं फार्मूलाज ओपन करती हूँ, रेशो की जगह डिवाइड का साइन यूज करूंगी और फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 3/4। नाउ n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाय n r+1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे 4/5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो n फैक्टोरियल बाय r-1 का फैक्टोरियल n माइनस r+1, और वो देखिए वहां पे सिर्फ n माइनस r है, तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ठीक है, ओके, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, r और n माइनस r ऊपर लिखे जाएंगे। ठीक है, मैंने r को भी ओपन किया क्योंकि r-1 से इसको कैंसिल करना है। अब आप देखो तो आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, जो कैंसिल आउट हो रही है उन सबको कैंसिल कर दो, और इस साइड को भी पहले मैं ज़रा सॉल्व कर लूँ। n माइनस आर को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि n माइनस r+1 चाहिए, और r+1 को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि r फैक्टोरियल चाहिए, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 4/5। ठीक है, अब ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है और ये वाली और ये वाली, तो ऊपर आपके पास क्या रह गया r, नीचे रह गया n माइनस r+1 इज इक्वल टू 3/4। इस साइड पर भी देखो, सो ये सब कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास। ओके जी, सो वी आर लेफ्ट विद r+1 अपॉन n माइनस r इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इक्वेशंस बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो 4 को r के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी लाइक 4r इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस r+1, 5 इंटू r+1 is equals to 4n minus r. So 3n minus 3r plus 3, 5r plus 5 is equals to 4n minus 4r. This is equals to 4n minus 4r. ओके जी, ये माइनस 3r है, उस साइड पे जाके प्लस 3r हो जाएगा, तो कितने हो गए 7, 3n plus 3। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। इस साइड पर आएगा तो 9r is equals to 4n minus 5. This will be 2। अच्छा, अब आपने इनमें से इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो अब आपकी मर्जी है कि आप 7, 9 वाले को आपस में देख लो या 3 और 4 को देख लो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से, ताकि n कैंसिल हो जाए। सो 4 3s are 12, दिस वन, एक सेकेंड, 7 तो नहीं आएगा, 4 3s are 12, यहाँ पे भी 12 भी आएगा। ओके, दिस विल बी क्वेश्चन 3। अच्छा, 9 3s are 27, 4 3s are 12 माइनस 50। सो ये क्वेश्चन 3 आ गई, क्वेश्चन 4 आ गई, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। सो सब्ट्रैक्ट करने से ये होगा कि 12 और 12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के हमारे पास क्या पॉइंट्स होते हैं कि हम लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में। सो ये -10 हो जाएगा
ये प्लस माइनस दिस माइनस, तो आपके पास जस्ट r लेफ्ट रह जाएगा और 12 और 15 इट्स विल बी लाइक 27। तो बेटे r का आंसर आपके पास आ गया 27। अब इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें, 1 में पुट करती हूँ। 7r is equals to 3n plus 3. So 27 into 7, this will be like 189 minus 3 is equals to 3n. So 186 is equals to by 3 is equals to n. But n का आंसर आ गया 62. So this is your required solution for the part number 2, जिसमें आपके पास n का आंसर 62 और r का आंसर 27 है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने दोनों रेशियोज को स्प्लिट किया और इसको सॉल्व किया। नाउ पार्ट नंबर 3। ओके जी, इस पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास रेशियोज हैं, तो सबसे पहले इनको स्प्लिट कर लो। r प्लस 1 इंटू r n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, इसके साथ रेशियो में आ जाएगा NCR, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। इसकी इक्वालिटी में आएगा 22/12। नाउ NCR यानी कि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी रेशियो बनेगी n माइनस 1 के साथ। ठीक है, सो दिस विल बी r माइनस 1। चलिए इसको सेट करते हैं बच्चे। सो वी विल लेफ्ट विथ r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 माइनस r प्लस 1। ठीक है, माइनस के दोनों के साइन चेंज हुए हैं। 12/6। चलें जी, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो तो n है और रेशियो डिवाइड में चेंज हो जाएगी, साथ साथ ओपन भी कर लेते हैं बेटे। r प्लस 1 बड़ी टर्म है और n माइनस r तो सेम है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। चलें लिखना स्टार्ट करते हैं। सो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे ना, क्योंकि आपके पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट में n फैक्टोरियल आ रहा है, और इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी देखेंगे। सो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 को भी ओपन करें और इसको नहीं ओपन करें, एज इट इज। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, या पहले चले डिवाइड लिख लें, इसको डिवाइड कर देती हूँ मैं। सो r n माइनस r ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल। इनकी कटिंग होगी हमारे पास, सो 11/6। सो n इंटू n माइनस 1 r इंटू r माइनस 1, और ये सेम रहेंगे, इनको कैंसिल आउट कर देती हूँ। मल्टीप्लाई तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो n और n कैंसिल आउट हो गया, ये और ये, दिस और दिस। बच्चे आपके पास n प्लस 1 r प्लस 1 रह गया 11/6। यहाँ पर भी अगर आप टर्म्स को देखें जो जो कैंसिल आउट हो सकती है उनको जरा कैंसिल करें। सो दिस ओके, सो n बाई r इज इक्वल टू 2। आप इसको जरा से सॉल्व करें, 6 और 11 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, और n इज इक्वल टू 2r। सो ये r इस साइड पर ले आए, या आपकी मर्जी है, एक साइड बस अरेंज कर दें। इज इक्वल टू 11 में से 6 जाएंगे तो 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा जी, कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पे 6 मिसिंग है। ठीक है, सो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6n इज इक्वल टू 12r। इक्वेशन 3 कह दो। अच्छा, अब देखो तो ये सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 and 3 हो गया। अच्छा, अब देखो तो 6n माइनस 12r इज इक्वल टू 0। इसको मतलब मैं अरेंज करके लिखना चाह रही थी ताकि यहाँ पर कैंसिल आउट करते वक्त मैं ठीक कर सकूँ। ओके जी, यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, 6n, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। 6n माइनस 11r इज इक्वल टू 5, 6n माइनस 12r इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट की वजह से दोनों के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। सो r इज इक्वल टू 5। अच्छा, r की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब आप इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस बार इसको पुट करते हैं बच्चे 2 में, क्योंकि बहुत इजी था। n इज इक्वल टू 2r। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है, सो हमने रेशो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके पास r का आंसर 5 और n का आंसर 10 आ गया। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 3। बेटे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके जी,
बेटे अब इस पार्ट के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास NCR अगेन डबल रेशो के साथ है, तो हम इनको स्प्लिट करेंगे। डिवाइडेड बाय n r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ठीक है, ओके। सो ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। दूसरी साइड को भी देखते हैं, n r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका रेशो बनेगा किसके साथ? NCR प्लस 2 के साथ। सो इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं 2/3, ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ओपन करेंगे, जो चीज़ रिक्वायर्ड है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। सो n फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा r n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा r प्लस 1, इसको भी एक स्टेप ओपन कर दें ताकि r फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/2। चलो जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि -2 भी आ रहा है, तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। चलो जी, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाले टर्म को ओपन करना पड़ेगा और साथ आ जाएगा n माइनस r माइनस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब जो जो आपके पास टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। सो लेट्स सी, दिस वन और r भी कैंसिल हो रहा है ना। चल इस साइड को भी बेटा साथ ही कैंसिल आउट कर लें, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है और r प्लस 1 भी कैंसिल हो रहा है। ओके जी बेटे, अब अगर आप अपना रिजल्ट देखो तो वो क्या बनेगा, आपके पास आएगा r प्लस 1 डिनोमिनेटर में n माइनस r इज इक्वल टू 1/2, r प्लस 3 डिवाइड r प्लस 2 था इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें n माइनस r, और यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा और 2 टाइम्स। सो अब इसको अरेंज कर लें, r वाली टर्म को अगर आप इधर लेके आओ और n को भी और कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले जाओ। सो 2r में से जब एक r जाए माइनस है ना, उस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 3r बन जाएगा। माइनस n इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखो तो 2r माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा -2n, और 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो -8। चलिए अब अगर आप देखो तो यहाँ पर n का कोफिशिएंट 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6, 2n -4, ये नई क्वेश्चन आ गई। अब दोनों के एग्जैक्टली सेम आ गए ना कोफिशिएंट, तो अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पर लाइन लगाते हैं, ओके। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो 6r माइनस 2n इज इक्वल्स टू -4 और 5r माइनस 2n इज इक्वल्स टू -8। अब माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे आ जाएगा r, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। सो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए। तो पुट in 1 this one, so 3 into r minus n is equals to -2। 4 3 12, ये प्लस हो जाएगा और ये उस साइड पे प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास आ गया 14। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो आपको समझ आई होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड है और उन क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर कैन बी चूजन आउट ऑफ 16, ठीक है। अच्छा अब 11 प्लेयर्स हैं और पहले में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे में पर्टिकुलर प्लेयर चूज हुआ है, तो टोटल तो 11 है। अच्छा 11 नहीं 16 है ना, टोटल तो 16 है और आपके पास चॉइसेस 11 की है, ठीक है। सो चूजन आपने कितने करने 11। तो अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और इसमें तो पर्टिकुलर प्लेयर चूज हुआ है ना, तो अगर आप पार्ट 1 देखो तो 16 C 11 सिंपल। अब आपने सिर्फ इसको ओपन करना है और रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है। सो आप इसे कैलकुलेटर में डालोगे बेटा 436 8 आ जाएगा।
ओके, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेयर उन्होंने लाजमी ही रखना है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो टोटल नंबर्स कितने रह गए फिर 15, चॉइसेस 10 में से लेनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि 11 प्लेयर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करो आप। तो अगर एक पर्सन को पर्टिकुलरली मुझे में रखना ही रखना है तो मेरे पास फिर 3003 बेस रह जाएंगे, ठीक है। होप सो आपको पॉइंट समझ आया होगा कि आपने कैसे प्लेयर्स को चूज करना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 5 मेन एंड 3 वुमेन एक कमेटी बनेगी, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले अपना डेटा देखते हैं ना, और उसमें से एटलीस्ट 1 मैन सेलेक्ट होना चाहिए। 5 मैन 3 वुमेन और कमेटी 3 लोगों की है। अच्छा, अब इसमें आपने सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मिनिमम, और एक वर्ड यूज होगा एट मोस्ट, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम चीज, उससे कम को कंसिडर कर लें, उससे ज्यादा को नहीं करना। और एटलीस्ट में उससे ऊपर कंसिडर्ड हो सकता है, उससे कम पे कंसिडर्ड नहीं होता। चलो, सबसे पहले तो एन देखें ना, टोटल कितने लोग हैं 8, और आर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं 3। अच्छा, अब देखो इसके लिए आपने क्या करना है, कैसे लिखना है, एटलीस्ट 1 मैन ना, एक आदमी तो कम से कम भी हो, तो 5 मैन में से एक मैन आ गया, और 3 विमेन्स में से, अब आप देखो कमेटी तो 3 लोगों की है, अगर एक मेन सेलेक्ट हो गया तो कितनी वुमेन्स बची, फिर इसका मतलब है 2 वुमेन्स को आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला चांस क्या हो सकता है, इन 5 में से अगर मैं 2 मेंस को सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो फिर कितनी वुमेन्स ले सकती हूँ मैं बीच में 1। कंडीशन ना मेन पर है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। ओके, अब अगर मैं तीनों के तीनों मेंस को ले लूं तो वुमेन्स कितनी रह गई 3 में से 0, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि आपके पास 5C4 तो लिख लूंगी, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, आर तो आपके पास 3 तक जाना था, तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के तीनों बेस आपने लिख लिए। अब सिर्फ सिंपली इनको आपने ओपन करना है और इनको सॉल्व करना है। 5C1 आपके पास 5 आता है, दिस वन विल बी 3, या आपके पास कैलकुलेटर से भी एग्जैक्टली वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। सो 15 + 30 + 10 40 और 1 55। सो इसका मतलब है कि टोटल 55 वेज है हमारे पास जिसमें से हम 3 लोगों की कमेटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब आपके पास कमेटी है 5 मेंबर्स की, और उसमें 6 मेंस और 4 वुमेन्स हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स हैं, और ओके, आर आपके पास 5 आ गया जितनी कमेटी चाहिए। टोटल लोग कितने हैं 10 लोग हैं। चले, अब 3 कंडीशन है, एग्जैक्टली 2 वुमेन्स का मतलब है सिर्फ 2 ही वुमेन्स हो सकती हैं, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एग्जैक्टली 2 वुमेन्स हैं, तो 4 वुमेन्स में से 2 वुमेन्स तो सेलेक्ट हो गई कमेटी में, ठीक है। तो अब कितने मेंस चाहिए, 6 में से कितने मेंस हमें चाहिए होंगे 5 टोटल चाहिए ना, तो इसका मतलब है 3, 6C3। सो ये आपके पास इसकी कंडीशन, 6 मेंस में से आपको 3 मेंस रिक्वायर्ड है। अच्छा, पार्ट 2 में देखें लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 वुमेन्स, इसका मतलब है इससे ज्यादा भी वुमेन्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 2 वुमेन्स को ही रखते हैं, अगर 2 वुमेन्स को रखेंगे तो मेल आपके पास 3 आ जाएंगे 5 कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं वुमेन्स को इंक्रीज करती हूँ, मैं कहती हूँ 3 वुमेन्स चाहिए, तो फिर इसको कंप्लीट करने के लिए 2 मेंस हमें और चाहिए। अगर मैं कमेटी के मेंबर्स में 4 की 4 वुमेन्स को रख लेती हूँ, तो फिर मेरे पास एक मैन को ऐड करने की पावर होगी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो ये दोनों नंबर सेम आ गए हैं, 4C5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके, क्योंकि हमें पता है एन की वैल्यू हमेशा बड़ी या इक्वल होती है आर से। तो इन तीनों का आपने सोल्यूशन लिखा, जब आप इन तीनों का सोल्यूशन लिखोगे तो आपके पास रिजल्ट में ये वाली टर्म आएंगी। सो 186 वेज हैं आपके पास एटलीस्ट 2 वुमेन्स को कमेटी में लेने के। अच्छा, अब एट मोस्ट 2 एट मोस्ट आपके पास है, यानी कि 4 वुमेन्स और 3 मेंस। अब ऐसा ऐसा वुमेन्स को कम कर दें। अब अगर मैं सिर्फ एक वुमेन को रखती हूँ तो मेल्स मुझे ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब अगर मैं 0 वुमेन्स को रखती हूँ, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 4 आएगा ना, इट इज दिस वन। सो आपके पास यहाँ पर 4 मेंस आ गए
और अगर कोई वुमेन नहीं है तो 5 मेंस आपके पास कमेटी में आएंगे। अब अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हो और अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो आपके पास रिजल्ट में आएंगी 6 इंटू 20, 4 इंटू 15 एंड 1 इंटू 6, 186 ये भी आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 186 ही वेज हैं जिसमें आप एटलीस्ट 2 वुमेन्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 10 पॉइंट्स है एक सर्कल पे, आपने नंबर ऑफ लाइंस के लिए फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल के लिए पॉइंट्स। एन तो आ गया आपके पास 10। अब आर चेक करते हैं। बेटा लाइन, आपको पता है लाइन और ट्राइंगल्स कितने पॉइंट से मिलके बनते हैं? एक लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी है तो बेटा आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए ना, दिस वन एंड दिस वन, लाइन बन गई। तो आर आपके पास क्या आ गया 2। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखे हैं 10 नंबर ऑफ वेज। आप कैसे लिखोगे बच्चे? इक्वल्स टू 10c2। ठीक है, 10c2 का मतलब है 45 जो है वो आपके पास लाइंस बन सकती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपको पता है ट्राइंगल कितने नंबर से मिलके बनती है? 3 पॉइंट से मिलके बनेगी ना ट्राइंगल। एन तो 10 ही रहेगा, आर आपके पास 3 हो जाएगा, सो 10c3। एक ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलके बनती है। सो आपके पास आ गया 10c3। 10c3 का मतलब है 120। सो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 120 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकती हैं। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा एन साइडेड कोई पॉलीगॉन है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक रेक्टेंगल देख रहे हैं, ठीक है। अब 4 साइडेड है और इसमें कितने डायगोनल्स बनते हैं? 1 और 2। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 4 जबकि r इज इक्वल्स टू 2 आया। सो यहाँ से हमें पता चला nc2 लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू 6। nc2 का आंसर बेटे 6 होता है। अब जरा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। सो ये क्या बनेगा?4c2 में से 4 जाए तो 2 आपके पास रह जाएगा। मैंने ना दरअसल एक कंडीशन बनाई है n इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो ये क्या लिखा जाता है, nc2 माइनस ये n है ना, एक सेकंड बच्चे इसको भी आप जरा n लिखो, ये वाली टर्म माइनस n इज इक्वल्स टू 2। वो तो उस साइड के लिए थे ना, डायगोनल्स ही 2 थे। आपने नंबर ऑफ साइड माइनस की तो डायगोनल्स आ गए, तो हम यहाँ से भी नंबर ऑफ साइड्स माइनस करेंगे तो डायगोनल आ जाएगा। बात समझ आई बच्चे? nc4 माइनस 4 यानी कि उसमें से मैंने साइड्स को माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो क्वेश्चन भी है नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करें, तो हम ये वाला फार्मूला हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो n आपके पास रिप्रेजेंट करता है साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अगर आपको साइड्स पता है तो आप इसमें सॉल्व करो, आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो मैं इसको ओपन करके थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ कि कहीं पर मेरे पास कुछ ऑप्शन बनता है कि नहीं। ठीक है, चलें जी, ये वाली टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। सो आपके पास रह गया n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n। आप इसको सॉल्व करो ना करो, मतलब बस जनरल फॉर्म में भी ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। 10 की तरफ चलते हैं। बेटे आप देखो इसमें लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स। इसको डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, 3 और 7। ठीक है, एक 3 का और एक 7 गर्ल्स का। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, 10c3। 3 का ग्रुप बनाने के लिए 120 आ गया, और अगर आपने सेकंड ग्रुप बनाना है विच इज 7 गर्ल्स का तो 10c7। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 120। सो 120 वेज है 3 गर्ल्स वाले भी और 120 ही वेज है आपके पास 7 गर्ल्स वाले भी। ठीक है, सो अब अगर आपने इसको टोटल लिखना हो तो आपने टोटल भी तो बताना है ना कि टोटल कितने वेज हैं। सो 120 इंटू 120 इज 14400। सो 14400 वेज हैं एक 10 ग्रुप के गर्ल्स ग्रुप को सॉल्व करने के। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 10।
11 देखें बेटे, नंबर ऑफ डायगोनल इन n साइडेड पॉलीगॉन इज 35। हमने लाइन पढ़ी थी ना कि हम nc2 माइनस n जो होता है वो उस नंबर के इक्वल होता है, यानी कि 35। अब आपने इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली इसको ओपन करते हैं। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी सो दिस विल बी 35। अब n को ओपन करना पड़ेगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। चले, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें बेटे, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। चले, n माइनस 1 बाय 2, अच्छा एलसीएम ले लो बच्चे, n माइनस 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35। अच्छा जी, सो इसको अंदर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n इज इक्वल टू 35 2 ज़ा 70। अरेंज कर लें। सो अरेंज करने से हमारे पास ये टर्म आ गई बेटे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 10 7 ज़ा 70, ठीक है, और 7 और 10 को सॉल्व करने से 3 भी आता है। ओके जी बेटे, मैंने मिड टर्म ब्रेक किया। अगर आपको मिड टर्म ब्रेक अच्छे से आती है तो वेलेनकोट नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज कर सकते थे। ओके जी, सो आपके पास दो आंसर्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको पता है कि n हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, 0 हो सकता है और 0 से इंक्रीज हो सकते हैं नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। सो n is equals to 10 is a required answer और n is equals to -7 is not acceptable। ठीक है, होप सो आपको डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन 12, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चे, देखें। आपने क्या करना है, एक 6 ऑफिसर की पोस्ट है, 100 एप्लीकेंट्स हैं, 2 सीट्स सर्विंग कैंडिडेट्स को मिलेंगी। सर्विंग मतलब वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, और 20 सर्विंग कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दी है। अब आप बताएं कि कितनी तरह की सिलेक्शन हो सकती हैं। अच्छा बच्चे, आप देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज, आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 20, ये सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए लिख रही हूँ, और 20 लोगों ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए अगर आप देखो ये हो गया। और अब नॉन सर्विंग देखें, 100 में से 20 लोग तो ये वाले कैंडिडेट्स हैं, तो यानी कि 80 लोग नॉर्मल है, फ्रेशर हैं, फ्रेशर कह लें, नॉर्मल छोड़ें। और 6 पोस्ट में से 2 तो इनकी हैं, तो रेगुलर लोगों के लिए कितनी होंगी, 4 जो न्यू कमर्स होंगे। तो ये उसकी फॉर्म आ गई। ठीक है, आपने 100 को ब्रेक किया 20 और 80 में, और फिर सीट्स को भी उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। सो ये इतने लंबे सारे आपके पास वेज हैं जिसके थ्रू आप ये सारी सिलेक्शन बना सकते हो। होप सो बेटे आपको पॉइंट समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, एक एग्जामिनेशन है और कैंडिडेट ने पास करना है, 6 के 6 सब्जेक्ट में पास करना है। ठीक है, अब ऐसी क्या ऑप्शन है कि वो क्वालिफाई ना करे पेपर, तो ये तो आपको ही पता है, एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाए तो आप फेल कंसिडर तो हो गए। तो हम वो टोटल वेज लिखते हैं। ठीक है, 6 पेपर्स में से, ठीक है, इसको पेपर्स की फॉर्म में लिखते हैं। 6 में से उसका एक पेपर फेल हो गया, 6 में से उसके 2 पेपर्स फेल हो गए, 6 में से 3 पेपर्स फेल हो गए, 6 में से 4, 6 में से 5, और हो सकता है वो निकम्मा सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आगे बेटे। 6C0 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो किसी पेपर में फेल ना हुआ तो वो पास हो जाएगा। मेरे पास सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट क्वालिफाई के लिए लिखना था। ठीक है बेटे, सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिर्फ आपकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लिखने का है, आप वो ठीक लिख लेते हो, रेस्ट ऑफ ऑल इज ग्रेट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपने एग्जाम फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन 14, अच्छा, अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन ABC, और हर एक में 8 क्वेश्चन है, और स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन चूज करने हैं फ्रॉम 3, ये 8 हो गया ना बेटे, 5 क्वेश्चन ए से चूज कर सकता है और 3 क्वेश्चन बी एंड सी से। अब देखते हैं कि वो सिलेक्शन क्या बनाएगा। बच्चे अब देखना, नंबर ऑफ वेज आपने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब ए में से उसके पास क्या ऑप्शन है, 8 क्वेश्चन है, और सेक्शन ए में से वो 5 को चूज कर सकता है। ओके, 8C5। अच्छा, मैं पहले तीनों सब्जेक्ट्स का लिखती हूँ ना, तीनों सेक्शंस का लिखती हूँ। इसमें से 5, इसमें से 3 और इसमें से भी 3। ठीक है, 8 हर सेक्शन में क्वेश्चन थे, पहले में से 5 चूज हो सकते थे, बाकी दोनों में से 3। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 1 7 5 6 1 6 वेज आ गए। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।
होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चे। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज एंड होती है, ठीक है। आपको बेटा चैप्टर भी एंड हो रहा है, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपको डिफरेंस सिखाया। आपका मेन कंसर्न है कि आप कैसे पेपर को डिक्रिप्ट करते हो, क्वेश्चन को डिक्रिप्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।